अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगर मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस 13 महीनों के टेन्योर का अहाता करूं तो कहानी एक इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत से शुरू होकर दूसरी इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत पर ख़त्म होती है। वैसे तो अपने बहुत से अच्छे और बुरे फैसलों से जाने जाते हैं, लेकिन फैज़ाबाद में धरने पर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराना काजी फ़ाइज़ ईसा के गैर मकबूल फ़ैसलों का एक आगाज़ था। अभी वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन जाहिर है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस बनने की लाइन में खड़े थे। इस फैसले के बाद आम परसेप्शन ये बना कि एक दलेर, नडर और एंटी इस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस आ रहा है। जाहिर है इस परसेप्शन या मकबूलियत के रद्द-ए-अमल में इमरान खान की हुकूमत पर में उन पर करप्शन का रेफरेंस बनाया, जो बाद में साबित तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इमरान खान की हुकूमत के बाद एक ज़ख्मी शेर जैसा जाना जाने लगा। 17 सितंबर 2023 का वो दिन हम सबको याद है जब काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुल्क के सबसे बड़े काजी होने का हल्फ उठाया तो उनकी अहलिया साथ खड़ी थी, जिसका मतलब ऐसे लिया गया कि जैसे काजी साहब जो हैं अपने और अपनी बीवी के खिलाफ रेफरेंस को भूले नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा अपना ये ओहदा संभालने से पहले भी खासे मशहूर हो गए थे। जैसे कहा जाए कि अदलिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन का आगाज़ उन्हीं से हुआ तो शायद ये गलत नहीं होगा। अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखने और उन्हें मीडिया में लाने का सारा क्रेडिट कहें डिसक्रेडिट कहें, ये काजी फ़ाइज़ ईसा को जाता है। जिस वक्त वो चीफ जस्टिस के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिख रहे होते थे तो ऐन उसी वक्त में वो PTM की हुकूमत में कौमी असम्बली में किसी MNA या वजीर की तरह जरदारी साहब के पहलू में बैठकर इजहार यकजहती करते दिखाई दिए। बस वो एक लम्हा ऐसा था जब पाकिस्तानियों को लगने लगा कि आने वाले चीफ जस्टिस सियासी तकसीम का हिस्सा बन नहीं रहे बल्कि बन चुके हैं। फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग थी और काजी फ़ाइज़ ईसा थे। हर फैसला बड़ी बारीकी से देखा जाने वाला लगा, बड़ी तनकीदें होना शुरू हो गई। ऊपर से काजी फ़ाइज़ ईसा कोर्ट प्रोसीडिंग को नेशनल TV पर बाकायदा लाइव दिखाने का हुक्म भी जारी कर चुके थे, जिसने जलती सियासी मुखालिफत पर तेल का काम किया और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग प्लस या ट्रोलिंग की सब जो हदें थी वो पार की गई। ऐसे में 13 जनवरी 2024 को फिर एक ऐसा फैसला आया जिसमें तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन कर जैसे उन्हें इलेक्शन से ही आउट करके रख दिया गया। ये वो फैसला था जो आइंदा सब मतनाज़े फैसलों की जड़ बनने वाला था। जैसे इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अपनी मनमानी की तशरीह की और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आज तक तौहीन अदालत को एक तरफ रख कर उसी तशरीह पर डटा हुआ है। इसी फैसले को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने PTI को मखसूस सीटें भी नहीं दी, हत्ता कि इस फैसले के खिलाफ फुल कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए कि उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन ये फैसला आज तक अमल दरामद का मुंतज़िर है और सुप्रीम कोर्ट की इस तौहीन का सारा क्रेडिट भी किसी और का नहीं बल्कि काजी साहब के खाते में ही डाला जाएगा। अब आते हैं उस 26वीं आईनी तरमीम की तरफ जिसका नाम लेते ही काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन जहन में आती है। काफ़ी अरसे तक ये बात ज़बान ज़द-ए-आम रही कि ये तरमीम सिर्फ काजी साहब को सिस्टम का हिस्सा रखने के लिए लाई जा रही है और इस परसेप्शन को हुकूमती इत्तेहाद दुरुस्त नहीं तो गलत भी साबित नहीं कर सका। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया तो पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन उस पर मोहर चीफ जस्टिस काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाकर लगाई, यानी चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को एक कमेटी के हवाले किया और फिर कुछ ही अरसे के बाद उस पर काजी साहब का ऐसा यूटर्न देखा कि जैसा उनके हाथ में कुछ रहा ही ना हो, यानी ज़रूरत पड़ने पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को बदल दिया। और अभी ऑर्डिनेंस की स्याही भी खुश ना हुई थी कि अगले ही रोज बेंच बनाकर 63 का मतवक्के फैसला सुनाते हुए असेंबली में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी गई ताकि 26वीं आईनी तरमीम में दूसरी जमातें जैसे PTI और JUI के मेंबरान अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सके। एक रास्ता बनाया गया और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे तैसे करके अगवा बराए वोट के इल्जामात के साथ साथ दूसरी पार्टियों से वोट लिए गए और काजी साहब कुछ नहीं बोले। उन्हें 8 जजेस के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन के इनकार पर बोलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्हें बहसियत सरबराह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत पर एक्शन लेना चाहिए था जिन्होंने मदाखलत की शिकायत की थी, लेकिन काजी साहब कुछ नहीं बोले। काजी साहब पार्लियामेंट अदलिया के फैसले मानने की बजाय जवाबी कानून साजियां करके आपके फाजिल इदारे को कमजोर बनाती रही पार्लियामेंट और आप चुपके से देखते रहे, लेकिन काजी साहब नहीं बोले। काजी साहब को इलेक्शन 2024 में फॉर्म 45 और फॉर्म
147 के फ़र्क को दूर करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। काजी साहब ने जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख दी, वैसे ही तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी उन्हें देना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी। काजी साहब नहीं बोले। काजी साहब की अपनी अदलिया तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़मानतें देती रही, लेकिन उन्हें आप ही की मुंसफी में बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा। एक अदालत रिहा करती थी, दूसरे तरफ से अहकामात जारी हो जाते थे दोबारा गिरफ्तारी के, लेकिन काजी साहब कुछ नहीं बोले। काजी साहब तहरीक इंसाफ के जलसे बंद थे, जुलूस ख़त्म थे और एहतजाज को जुर्म माना जाता रहा, लेकिन आप नहीं बोले। आखिर काजी साहब उस रोज़ बोले जिस रोज़ यानी आज उन्हें जाना था कि हमसे फैसले गलत भी हो सकते हैं। जनाब नए चीफ जस्टिस को भरी कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि थोड़ा ख्याल रखिएगा। आज जब वो अपना अलविदाई खिताब कर रहे थे, उस वक्त भी फुल कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 साथी जजेस मौजूद नहीं थे। ये एक बहुत ही गैर रिवायती था जो अदलिया में एक तकसीम को वाज़े करता है, अदलिया में पोलराइजेशन को वाज़े करता है, और यही तकसीम आइंदा चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। काजी साहब के मुंसफी के दौर में क्या ऐवाने इंसाफ के साथ इंसाफ हुआ, ये जानते हैं उस शख्सियत से जिससे बेहतर शायद ही कोई बता सके कि ये 13 माह में अदलिया ने क्या खोया क्या पाया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ उस दौर में होने वाली लम्हा बलहमा डेवलपमेंट के ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड खास उल खास मुलाकातों का हिस्सा भी रहे। उन्हीं से पूछते हैं काजी साहब का जो दौर था, क्या वो वाकई अदल कर सका, क्या वो इंसाफ कर सका, और जिन गलतियों की आज उन्होंने जिक्र किया कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसमें फ़ैसला होता है, उसमें जो एक तरफ पार्टी को वो सही लगता है, दूसरी पार्टी को वो अपने खिलाफ लगता है। तो आने वाले जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनके लिए जो एक पोलराइजेशन का एक चैलेंज है, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, अदलिया की तकसीम वो कैसे उनको निमटना होगा, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब आपका। बिल आखिर काफ़ी महीनों की जिद्दोजहद के बाद ये हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम करने में कामयाब हुई, और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि काजी फायज़ ईसा के अलावा ये कोई नहीं कर सकता था, इसलिए हमारी कोशिश थी कि 25 अक्टूबर से पहले ये हम करते, और हमने किया। आपको लगता है कि ये इस मामले को आज एक बार फिर से मतनाज़े बनाने की कोशिश की गई, काजी साहब को इस मामले से जोड़ा गया कि जैसे काजी साहब के होते हुए ही ये होना था, इसके अलावा हो ही नहीं सकता था? शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और आपकी तवसत से काजी फायज़ ईसा साहब को सालगिरह मुबारक और आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। देखिए, जब एक जज होता है तो वो क़य्यूद में होता है, वो कैद होता है, वो क़य्यद होता है अपने चेम्बर में और अपने जो उसकी कोर्ट रूम है, और कैद के जो बंद हैं वो होते हैं रूल्स, लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपकी मैंने सारा इंट्रो सुना, आपने इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई जिसको आप चार्ज शीट ना समझें। इट इज़ लाइक ए चार्ज शीट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तश्कील 9 में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उनकी वो जजमेंट्स जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उन्होंने स्कूल के तालिब इल्मों के लिए, कॉलेजेस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, औरतों के हुकूक के लिए दी, वो भी संगे मील भी हैं और उनको फॉलो किया गया बहुत सारी और अदालतों में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सराहा भी। दूसरी तरफ आप जब उनका देखते हैं कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने हमारा बस्टर्ड वाला केस भी किया। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उन्होंने उस केस में भी फैसला दिया जहां पे उन्होंने कहा कि मिलिट्री जस्टिस का कोई जो है ताल्लुक नहीं है मेन स्ट्रीम जस्टिस से। सो ये उनकी एक सोच की गमाजी है, और उनके साथ बाकी जजेस ने भी जो कि माइनॉरिटी में थे उन्होंने किया। सो ये सब चीज़ें, और जो इन्वायरमेंट के लिए उनके जो जजमेंट्स हैं और जो औरतों के हुकूक के लिए उनके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में, ख़ास तौर पे इनहेरिटेंस के मामलात में,
वो जिस तरीके से उन्होंने बात की वो भी हमारे लिए एक प्रेसिडेंट है जो कि फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट्स के अंदर। ये आप उनसे लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन आप उनकी जो स्टैंडिंग एज ए जज, स्टैंडिंग एज ए ज्यूरिस्ट, उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी को। उनका कोई जजमेंट आप उठा के देख लीजिए जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आती हो कि उन्होंने कोई बायस शो किया हो या कोई ही हैज़, एंड आई वुड गिव हिम, ऑल्दो आई मे डिसएग्री, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ करता हूँ और बरमन किया, और रिकॉर्ड पे भी है कि मैंने बहुत शद्दोमत से उनकी जो कुछ बातें थी उनसे इख्तिलाफ किया। कुछ लोगों के बारे में उनके रिमार्क्स थे जिसको मैंने बिल्कुल कहा कि ये गैर ज़रूरी थे। उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना सारा है, लेकिन होता है हमारे मुल्क में ये कि जो जा रहा होता है उसके ऊपर मलबा आप डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये एक पर्टिकुलर जज नहीं होता, उनका कोई फैसला अकेले का फैसला नहीं है। जो भी उनके फैसले हैं दे हैव बीन एंडोर्स्ड बाय द अदर जजेस। अगर किसी का इख्तिलाफी नोट है तो वो लिख सकता है, लेकिन कहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि ये इनका जजमेंट है। जो जजमेंट बाकी लोग भी साइन करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। इवन वो इख्तिलाफी नोट जो उन्होंने लिखा कहीं पे उसको भी आप ये कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। He was overruled by the majority and that is how it is। बिल्कुल ठीक, लेकिन इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। इनके दौर में जिस तरीके से अदलिया में एक तकसीम, एक पोलराइज्ड एक माहौल नज़र आया, ऐसा क्यों ये हमें कहा जाता रहा कि अच्छा ये बेंच बनेगा, ये फैसला आएगा। एतजाज़ एहसन जैसे सीनियर जो कानूनदान हैं वो ये कहने पर मजबूर हुए कि बता दें बेंच कौन सा बनेगा, पता चल जाएगा फैसला क्या आएगा। तो ये इस दौर में हुआ, एक पार्टी के साथ ज्यादतियाँ होती रहीं लेकिन काजी साहब खामोश रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी, काजी साहब खामोश रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती रहीं, सबको मिली, एक पार्टी को नहीं मिली। लेकिन ये सब इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और अगर कोई आप मुझे नज़ीर बता दें कि उन्होंने एक ही सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ फैसले दिए हों, मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन आपको एक भी जजमेंट ऐसी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल मैटर्स हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने बारहा कहा कि ये मामला जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए नहीं है। दीज आर मैटर्स फॉर द पार्लियामेंट। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जब भी मेडल करेगी, जब भी उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, जब भी 63A का फैसला बिल्कुल गलत था, 100% गलत है। आप उसको किसी भी कसौटी पे आप देख लीजिए, जो ओरिजिनल फैसला था उसको आप, इट वाज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन मामलात में चूंकि चाहे वो एक जज हो, 2 जज हो, 3 जज हो, लेकिन जब भी पॉलिटिकल मामलात आएंगे आप उसमें जाएंगे तो आपको दशनाम तराजी ही से सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पोलराइजेशन जो है वो एक पीक पे पहुंची हुई है। अनफॉर्चुनेटली जो केस हार जाता है वो ये नहीं कहता कि मेरा केस कमजोर था। जो केस हार जाता है वो ये नहीं कहता कि मेरे पास दलील नहीं थी। वो दलील का जवाब देता है शोर मचा के, वो शाउट करता है, वो दशनाम तराजी करता है, वो कहता है कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि पोलराइजेशन खत्म होगी या मजीद बढ़ेगी? आप अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खतूत देख लें, फिर उनके फुल कोर्ट में सीनियर जजेस का ना बैठना, ये इंडिकेशन है कि अभी भी तकसीम वाजे है। ये बढ़ेगी कम होगी? मेरे दानिश में इसको कम होना चाहिए। और किसी एक जज का चिट्ठी लिखना और बाकी जजेस का रेफरेंस में शमूलियत बशमूल जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो किस चीज़ की गमाजी है? वो इस चीज़ की गमाजी है that the majority has overruled a particular point of view. Number 2, जब आप बात करते हैं ना जजमेंट्स की, तो इसी तरह आपका
कॉन्डक्ट भी शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा इल्तमास तब भी था, अब भी होगा, कि बैठें, फुल कोर्ट की मीटिंग्स होनी चाहिए, पीरियोडिकल होनी चाहिए। बल्कि मैंने तो ये भी तजवीज़ दी हुई थी कि आप हर 15 दिन के बाद मिलें, एवरी सेकेंड ट्यूसडे मिला करें, बैठा करें। और ये सारी चीज़ आप टी रूम में भी तो बैठते हैं, व्हाई कांट यू सिट एज ए। लेकिन अब एक जो माहौल बन गया है कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम था कि जो सीनियरिटी में है उसने बन जाना है चीफ जस्टिस, अब एक जूनियर को उठा के लगा दिया है, सीनियर देखते रह जाएं, तो ये कैसे मामलात कैसे चलेंगे कोर्ट के? देखिए, पहले जो मामला था वो जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत था। हाँ। और वो अमेंडमेंट के तहत ही तो सारा सिलसिला चल रहा था। अब उसको अगर अमेंड कर दिया गया और ये कहा गया है कि सीनियरिटी वाहिद प्रिंसिपल नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो जुडिशियल फिलॉसफी है, उसको भी देखा जाएगा। Who will judge? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले क्या था? सिंगल पर्सन चीफ जस्टिस से कभी कोई इख्तिलाफ नहीं करता था। ये मैंने खुद देखा है। चीफ जस्टिस इवन सिंध के अगर किसी हाई कोर्ट के जज के मुतालिक वो कह देते थे कि इसको लगाना है तो उसको लगा दिया जाता था, और कहते थे कि नहीं लगाना तो बाकी सब उनके हमनवा हो जाते थे। ये सिंगुलर डिसीजन होता था। कहा जाता था कि जुडिशियल कमीशन है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस जो है वो प्रिवेल करते थे हमेशा। हाँ, सीनियर जजेस एट टाइम्स चीफ जस्टिस को डिसवेड कर लेते थे कि आप फलां को न लगाएं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि चीफ जस्टिस इन 99% केसेस जो कहते थे बाकी सब मनोन करते थे। देखिए, ये सेंसिटिव किस्म के और लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। याद रखें कि जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, अगर उसके अंदर मुशावरत हो और बेलाग मुशावरत हो, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं हुआ। और तीसरा ये कि जब इस सारे सिलसिले को, लेकिन वो क्या पैरामीटर होगा कि पता चले कि जो पार्लियामेंट का रोल है, जो कमेटी है, जो जुडिशियल कमीशन होगा, उसमें सियासतदान भी होंगे, तो फेवरेटिज्म नहीं होगी, खुशनुदी हासिल करने की कोशिश नहीं होगी। ये इस तासुर को रद्द नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताता हूँ तासुर। देखिए, अब ये तासुर जो है, ये आप देखिए कि मेरे इल्म में है कि इस मुल्क की सरहदों के पार से जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, वो आपके इमेजिनेशन से बाहर है। इतना ज़्यादा पिछले 11 सालों से अटैक हो रहा है पाकिस्तान की अवाम के जहनों के ऊपर कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है व्हेन पीपल आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, उसके ऊपर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। देखिए, जब आपने जज लगाना है तो एक आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट में क्या क्या होता है? टैक्स देते हैं, कितना टैक्स दिया, कितने सालों से टैक्स दे रहे हैं, उनकी जजमेंट्स क्या हैं जिसके अंदर वो ओवरटर्न हुई, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कितनी जजमेंट्स को जो है अपहोल्ड किया, कितने केसेस को रिमांड किया, कितने केसेस को सेट असाइड किया। तीसरा, उनका अपना जो वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर अपने साथी जजेस के साथ रवैया, और रवैया लिटिगेंट के साथ, क्या वो सारे केसेस खत्म करके अपनी लिस्ट को एग्जॉस्ट करके उठते थे या 11 बजे उठ जाते थे? सही। ये सब चीजें, ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक छोटा सा मिसाल दिया है। एक लंबी लिस्ट है जिसको हम देखा करते थे, जिसको हम देखते हैं, जिसको देखा जाना चाहिए। और याद रखिए कि इट इज नॉट द जजमेंट
दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। उसकी प्लीडिंग्स क्या हैं, जब वो प्लीडिंग्स वो लिख रहा है, उसकी जजमेंट क्या है जब वो हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर इंडक्ट होना है तो उसका कॉन्डक्ट क्या है। तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए ताकि आप के इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े, सबको पता हो क्या क्राइटेरिया है। और मेरी सजेशन ये है कि ये क्राइटेरिया जो है उसको आप बेशक वेबसाइट पे डाल दें, ये सारी चीजें हैं जो इस मेयार पे उतरेगा, जाहिर है। एब्सोल्युटली। और वो जब मेयार एक तय हो जाएगा तो डिस्क्रेशन नहीं रहेगी, जब डिस्क्रेशन नहीं रहेगी तो सारा कुछ स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जब स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो उसको कोई इम्पीच नहीं कर सकेगा। ये है वे फॉरवर्ड। सही। अभी 27वीं तरमीम की भी कोई बात हो रही है, कहा जा रहा है एमक्यूएम को भी गारंटी दी गई है, एएनपी भी बात कर रही है, एमक्यूएम लोकल बॉडीज़ के हवाले से बात हो रही है, फिर कुछ एजेंडे का हिस्सा थी जो मौलाना की इंटरफेरेंस के बाद जो 56 नुकाती एजेंडा था वो 22 पर आया। तो ये आपको लग रहा है कि वाकई इस तरह कुछ है? जी होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, मसलन कुछ तरामीम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मसलन फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ तरामीम होनी चाहिए और उसके अंदर हेल्थ फॉर इंस्टेंस एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दूसरा, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के बारे में एक टेन्योर होना चाहिए। सही। और सूबाई असेंबली को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए उसके अंदर इंटरफेयर करने का, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए लोकल बॉडी को डिसॉल्व करने का। डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी को दिए जाएं। सही। वो एक 62 में मेरी तजवीज़ है, 62 और 63 में, कि जो MNA, MPA या सेनेटर किसी ब्यूरोक्रेट को सिफारिश के ज़रिए कहीं तैनात कराना चाहता हो, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात हो, तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा। अगर वो डेवलपमेंट फंड्स मांगे और डेवलपमेंट फंड्स उसके इलाके में दी जाए, ये काम लेजिस्लेटर्स का नहीं है। लेजिस्लेटर्स का काम लेजिस्लेशन है, डेवलपमेंट का काम लोकल बॉडीज़ का काम। सही। और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, मसलन आप इसके अंदर सराहत के साथ एक क्यों नहीं आप ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद करते हैं। सही। देखिए ये ऐसे काम हैं जो कि करने वाले हैं, जो काम और भी करने वाले हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जिसकी तरफ आजम नजीर तारड़ साहब ने इशारा भी दिया। और वो क्या है, CRPC के अंदर अमेंडमेंट्स, CPC में अमेंडमेंट्स, आसान और सहल में, और असामियाँ क्यों नहीं आप पुर करते। काजी फायज ईसा साहब ने मेरे ख्याल है अगस्त में चिट्ठी लिखी तमाम चीफ जस्टिस को कि अपनी असामियाँ पूरी करें। क्यों नहीं करते ये लोग? करें ना, असामियाँ पूरी होगी। 24 जज लाहौर हाईकोर्ट में लगने वाले हैं, 360 जजेस लगने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब मेरे साथ थे, माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने की देर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अदालतों से रिलीफ मिलना तो शुरू हो गया है। 9 महीनों के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को ज़मानत मिलने पर गुज़श्ता रोज़ उन्हें जेल से रहा किया गया, तो आज इमरान खान की 2 बहनों की ज़मानतें भी मंजूर हो गई हैं। वज़ाहिर बुशरा बीबी की रिहाई अदालत की मामूल की कार्रवाई लगती है, लेकिन सियासी मुखालिफिन उनकी रिहाई को इंसाफ या रिलीफ कहने की बजाय डील और ढील से जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की बजाय लचक दिखाने और नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई बड़ा एहतजाज न करने की यकीन दहानी पर PTI को ये रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। इमरान खान के पुराने साथी फैसल वाडा इस रिलीफ को डील से जोड़ रहे हैं। वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई 100% सेटलमेंट का डील का नतीजा है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा के इस दावे को वो तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन फैसल वाडा ये सवाल उठा रहे हैं कि बुशरा बीबी की ज़मानत तो बुध को हुई, मगर बनी गाला में 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही थी, रंगो रोगन हो रहा था। ये डील नहीं है तो क्या है? इसके साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। डील और ढील की ऑफ़र माइनस इमरान सब के लिए, मतलब कि इमरान खान के अलावा डील और ढील
सबके लिए है। फैसल वाडा की तरह पीटीआई के अंदर से भी अपनी क़यादत की हिकमत अमली पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्टी भी तकसीम नज़र आती है बहुत से मामलात पर कि पार्टी लीडरशिप इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों संजीदा नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई भी पार्टी लीडरशिप पर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना करने पर वो नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये मानना है कि एहतजाज के लिए तो वर्कर्स तैयार हैं, लेकिन क़यादत तो इस्लामाबाद में छुप कर बैठ जाती है। सवाल ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों के बीचों बीच पीटीआई के ज़मानतें भी हो रही हैं और दोबारा गिरफ्तारी ना होना ये इंसाफ है या रिलीफ है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, मगर कैसे, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या बुशरा बीबी ख़ुद सियासी मैदान में एक्टिव होंगी या नहीं। अगर वो सियासी मामलात अपने हाथ में लेती हैं तो इसके पीटीआई की सियासत पर क्या असरात होंगे। आजकल पीटीआई के अंदर एक और कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रही है कि नए चीफ जस्टिस की मुखालिफत करनी है या हिमायत करनी है। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी। पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कितनी सदाकत है। शौकत यूसुफजई साहब इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, लेकिन मौजूदा जो पार्टी लीडरशिप है उससे ज़्यादा वो हमें सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते हैं। वो ज़्यादा मुतमईन नहीं है पार्टी की जो कारकर्दगी है उस हवाले से। उस पर बात करूँगी। शौकत यूसुफजई साहब भी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब आपका। शौकत साहब, क्या वजह है, अब तो आपने देखा बुशरा बीबी को भी जो है वो रिहाई मिल गई है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मामलात सीधे होना शुरू हो जाएंगे, आसान होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप क्यों तनकीद कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप पर कि पार्टी लीडरशिप की इन पॉलिसीज की वजह से इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके? क्यों आप तनकीद कर रहे हैं पार्टी पर? देखिए, मेरी तनकीद ऐसी नहीं है कि मैं अपनी लीडरशिप को मान नहीं रहा या अपने लीडरशिप से मुतमईन नहीं हूँ। देखिए, हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं और दे रहे हैं, लेकिन मैं जो चाहता था ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हमारी लीडरशिप को मजीद इसके लिए फाल रोल अदा करना है। पंजाब चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध चले जाएं, लोगों वर्करों को मोबिलाइज करना है। ये तो नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के हम तारीखों का ऐलान कर दें और वर्करों को कहें जाए तहरीक चलाएं। मैंने इस पे कहा था। बाकी नहीं तो क्या करें? पंजाब जाएं, सिंध जाएं, बलूचिस्तान जाएं, सड़कें ब्लॉक कर दें, एहतजाज करें, लोग डंडे खाएं, आंसू गैस के शेल खाएं, क्या करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, एहतजाज तो अपनी जगह है ना, लेकिन जो हमारी तंजीम है, मरकजी तंजीम है, उनको विजिट जरूर करना चाहिए, दौरे करने चाहिए। दौरे सियासी दौरे होते हैं और ये अच्छी बात है। मतलब ये कि अगर पंजाब चले जाएं, लाहौर चले जाएं, किसी और जगह शहर चले जाएं, वर्कर मोबिलाइज हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि जाके आप रोड मोबिलाइज करने के दो तरीके हैं, या आप इजाजत लेकर जलसे कर लें। एहतजाज की तो इजाजत मिलती नहीं है, वो डंडे मिलते हैं या आंसू गैस के शल मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। मोबिलाइज या दो तरीके से हो सकता है, या एहतजाज कर लें या जलसे कर लें। देखिए, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और ये हमें आईन ने दिया है कि सियासी एहतजाज होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन ये तो फस्ताई से भरपूर गवर्नमेंट है ना, इनकी तो कोई वो नहीं है। आज जो वाकया हुआ उसको देखें आप, जिस तरीके से इन्होंने ये ड्रामा रचाया वैन का और उनके जी कैदी भाग रहे हैं, तो सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द तो नहीं है। लेकिन ये सारे ड्रामे आप देखें एक एक करके सिर्फ तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डालने के लिए। तो इन मुश्किल हालात में जो मेरी सबसे ज्यादा आप लोगों ने एक बयानिया बनाया कि आप लोग ये बयानिया बना रहे हैं कि जेल जो कैदी जो है ना फरार करवाएं। बड़ा बोल रहे थे अता तारड़ साहब कि ये झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं। ये क्या मजाक है कि पुलिस वाले खुद कहेंगे आओ भाग जाओ? देखिए, अता तारड़ को इतना सीरियस ना ले, और रंगीला वजीर है, उनकी बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो तो पार्टी पे बैन भी लगा रहे थे। वो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो तो बस हालात को देख के बस शुरू हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने सही कहा है कि गलत कहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनको छोड़े। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए, मेरी जो तनकीद थी वो तनकीद नहीं थी। मैं ये चाहता था कि जो जस्टिस याया के खिलाफ जो बातें हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि उनके खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। जस्टिस याया के खिलाफ हमें उसको वेलकम करना चाहिए। प्रोसेस गलत हुआ है। पार्टी में ग्रुप बंदी है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि पार्टी में ग्रुप बंदी है?
नए चीफ जस्टिस को लेकर आप ये बात जाहिर है इसलिए कर रहे हैं ना कि पार्टी में कुछ लोग मुखालिफत कर रहे हैं, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें वेलकम करना चाहिए, हमें जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। अब जब वो बन गए हैं जी, मैं तो एक आम वर्कर हूँ, मैंने अपनी तजवीज़ दी है कि हम एक और फायज़ ईसा पैदा नहीं करना चाहते, और चूंकि प्रोसेस गलत हुआ है, लेकिन इसमें तो जस्टिस याहिया की कोई गलती तो नहीं है ना, उनको तो नामजद कर दिया गया है ना। अब वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं, तो हमें उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए, मैंने कहा था और मैं आज भी इस पे कायम हूँ। चूंकि प्रोसेस गलत हुआ था, लेकिन हमसे जो गलती हुई है, जो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर, कि जब ये शिकवार बहस हो रही थी तो उसमें हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। जब हमने उस पर शिरकत कर ली तो मैंने कहा कि पार्टी को चाहिए था कि वो फिर बाद में भी असेंबली में आके उसको कन्फ्रंट करते, बाइकाट ना करते, मैंने ये कहा था। मतलब कि कमेटी से निकलना नहीं चाहिए था, ये मेरी राय है। आप ये कह रहे हैं कमेटी से जाना नहीं चाहिए? मेरी जाती राय है ना, अगर हम कमेटी के लिए नाम दे सकते हैं, अगर हम शिकवार बहस कर सकते हैं उनके साथ, और फिर सारा पैकेज फाइनल हुआ, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि नहीं हम बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि हमने नहीं जाना, ये प्रोसेस गलत है, तो प्रोसेस शुरू से ही गलत था, शुरू से ही उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं या फिर कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, कमेटी को नाम भी नहीं देना चाहिए था, और दूसरा इतना हमें रिलाई नहीं करना चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, कि उनके ऊपर इतना तकिया किया गया, इतना रिलाई किया गया कि उसको हीरो बना दिया गया, और बाद में जाके उन्होंने वही साबित हुए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शौकत यूसुफज़ई साहब, आपने इस तहफ़्फ़ुज़ात का भी और शिकायत भी की कि बैरिस्टर गौहर ठीक है, चेयरमैन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारी कॉल ही ना उठाएं? तो गौहर साहब कॉल नहीं उठाते आम लोगों की, आम बंदों की, आम वर्कर्स की? ये मेरी शिकायत रही है, और मुझे अफसोस भी है, क्योंकि इस मुश्किल हालात में सब तकालीफ से गुजरे हैं सब ने, और बैरिस्टर गौहर ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, लेकिन गिला इसलिए रहता है कि हम भी चाहते हैं कि इमरान खान चूंकि जेल में है, तो जाहिर है हमारा भी दिल परेशान है, हम भी परेशान हैं, और कभी कभी कोई तजवीज़ होती है, और किसी दौर में मैं भी इमरान खान का एडवाइजर भी रहा हूँ, पॉलिटिकल एडवाइजर रहा हूँ उनका, और 2 मरतबा सूबाई वजीर रहा हूँ, तो मेरे जहन में भी कोई चीजें होती हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी फोन करूँ वो फोन नहीं अटेंड करते, ना जवाब देते हैं, तो मेरा गिला रहा है। बाकी उनकी सिर्फ आपका गिला है और लोगों का भी, और वर्कर्स का भी गिला है कि गौहर साहब तो कॉल ही नहीं उठाते? मुझे नहीं पता है बाकी लोगों का, लेकिन मैं चूंकि वो बंदा हूँ कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है मेरे साथ क्या नाराजगी हो सकती है। मैंने कभी उनके साथ 2018 जब आपकी आवाज कट गई थी तो हम बात कर रहे थे मौलाना के किरदार पे, अब आप लोगों को मौलाना के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। इससे पहले जब पार्टी का वफ़द गया था इमरान खान से डिसीजन लेने के लिए, मुशावरत करने के लिए, तो कहा गया कि इमरान खान साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की थी मौलाना के किरदार की, लेकिन अब आप लोगों को अब एहसास हुआ है जब तरमीम होगी कि मौलाना का किरदार सही नहीं था, अब आप लोगों को मौलाना के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए ये तो अल्फाज की हेर पैर है ना। मैं ये कह रहा था कि उस पर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए था। किरदार उनका वो तो हमारी पार्टी का तो नहीं है, उनका अपनी पार्टी है, उनका अपना नजरिया है, अपनी पॉलिसी है, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं ये चाहता था कि आप क्यों इतना ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करने लगे हैं। आपकी अपनी पार्टी है, अपना मौक़िफ़ है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बयान करें, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? क्या हम हर बार कहते रहे कि जी मौलाना जो है वो नहीं जाएगा उस तरफ, गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलेगा, फिर सुबह शाम। तो ये चीज जो थी, देखें, ये इससे हमारी जो पार्टी है उस पर बड़ा असर पड़ा है, और ये नहीं होने चाहिए थे। हमने मुखालिफत करनी थी, खुलकर करें, और हार जीत तो हर होती है, ये तो जमहूरियत तो हो सकता है, लेकिन क्या हिमायत करने का प्रेशर कहीं और से था, जिसको अब जोड़ा जा रहा है बुशरा बीबी की रिहाई से, और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब आने वाला जो वक्त है वो रिलीफ लेकर ही आएगा? तो क्या इस बात को दुरुस्त समझा जाए कि जिस मुखालिफत की आप बात करेंगे, मुखालिफत करनी चाहिए थी, वो हिमायत कहीं के हुक्म से की गई हो और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो अमल में लाई है? देखिए, बुशरा बीबी ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जेल काटी है। उनके ऊपर जो केसेस है वो 9 दिन भी जेल में नहीं रह सकती थी, 9 महीने जेल में रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज कि जी वो
उन्होंने डील की है या डील का हिस्सा है, बिल्कुल गलत। उन्होंने बड़े इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, उधर से तरमीम होती है, उधर से तरमीम का अमल मुकम्मल होता है, कोई खुल के मुखालिफत आप लोग नहीं करते हैं, हर चीज़ में मौलाना का आप लोगों ने साथ दिया है, हाँ में हाँ मिलाई है, आप लोगों ने कोई मुखालिफत नहीं की है। तो बात यह है कि उसके फ़ौरन बाद जब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आती है तो फैसल वाडा उसके बाद ये कहते हैं कि 100% ये डील का नतीजा है। फैसल वाडा कौन है? हुकूमत है या किसी का मोहरा है क्या है ये? वो कहते हैं बस बिल्कुल बात सही दुरुस्त साबित हो जाती है। ये तो मुझे वैसे बात तो है, जो वो बात कहते हैं वो 2 दिन बाद होता जरूर है। अब उनके पास पता नहीं कौन सी चिड़ी है। फैसल वाडा हमारे साथ भी रहा है और उस वक्त भी बड़ा कंफ्यूज रहा है और काफी मशकूक रहा है। तो बहरहाल अब जो उनकी मर्जी है, वो रोज टीवी पे आ जाते हैं, रोज कोई ना कोई चीज बयान कर देते हैं। मुझे तो उनका जो होने वाला होता है वही बयान करते हैं और वो होता भी है। इसका मतलब है कि उनके सोर्सेस पक्के हैं। देखें, वो जहनी मरीज हैं, पत्नी कितनी कितनी गोलियां खाते होंगे बेचारे अपनी टेंशन की वजह से, तो उनको ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ मैं। किसी जमाने में हमारे साथ भी रहे हैं और अच्छा ताल्लुक रहा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ का बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी मतनाज़ तरीन 26वीं आइनी तरमीम के नफाज का अमल पूरा नहीं हुआ कि 27वीं आइनी तरमीम लाने की बाज़गश हम सुन रहे हैं। ज़ाहिर है कि वाज़े हो रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले की डेडलाइन पूरी करने में थोड़ी उजलत सी हो गई है। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का उसूल ख़त्म करना था, हो गया। 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके नया चीफ जस्टिस बनाना मकसूद था, बना लिया। चीफ जस्टिस की पावर से आइनी मुकदमात को निकालना था, वो भी निकाल दिया। लेकिन इन सब अचीवमेंट्स में एक बुनियादी सा सवाल उठता है, वो ये है कि जिस आइनी बेंच का सरबरा लगाने के लिए जो जुडिशल कमीशन बनना है, क्या उसमें आइनी बेंच का सरबरा खुद भी बैठा होगा और ख़ुद ही को वो खुद चुन लेगा? यानी चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन में होंगे, तो क्या ये सरबरा 6 नंबर वाला जज होगा? खबर है कि इस नुक्ते को लेकर साबिक अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर हुकूमती वकील के दरमियान इख्तलाफ ये पाया जाता है और कहा जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के जुडिशल कमीशन को बनाने के लिए 27वीं आइनी तरमीम ज़रूरी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि जो कानूनी नक्स है ये कैसे दूर होगा, तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि कंसेंसस पैदा हम करेंगे इस पर। अगरचे 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना ने वोट दे के इसे मंजूर कराया, लेकिन वो 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत का अभी से ऐलान कर रहे हैं। जो सियासत में गुज़श्ता 1 महीने में हुआ वो दोबारा होने जा रहा है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। नाजरीन, जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड होकर इस्तीफ़े दे सकते हैं, लेकिन उनका सिस्टम में रहना क्या एक नई जंग का आगाज़ है या आइनी बेंच का अलग होना इस मतनाज़ सिचुएशन पर गलबा पाएगा? दूसरी तरफ आइनी तरमीम और PTI को अदालतों से मिलने वाले रिलीफ के बीचों बीच आज मियाँ नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क चले गए हैं। कोई कह रहा है कि भैया साहब चंद हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के लिए बाहर नहीं गए हैं। ये सारा मामला क्या है? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, पूरी कौम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई थी कि आइनी तरमीम होने जा रही है, पता नहीं उनके लिए ऐसा क्या होने जा रहा है। अभी थोड़ा सा सांस आया है, आनिया जानिया मौलाना को मनाना कि 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ का भी मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो कह रहे हैं कि जो एक नामुकम्मल जो एजेंडा हमारा रह गया है, कुछ पॉइंट्स हैं वो अभी हमने पूरे करने हैं। तो ये मामला आपको लग रहा है कि फिर ये सारा मामला दोबारा उठेगा? मेरा ख्याल है कि इतना जिस तरीके से खुशअस्लूबी कहना चाहिए इन जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के जो 26 जो तरमीम है वो पास कराई गई है या जो रूब अमल आई है,
तो 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं भी मुश्किल नहीं होगी। और अगर फ़र्ज़ किया इसकी 26वीं की नोक पलक दुरुस्त करने के लिए अगर मान भी जाए कि टेक्निकल मसला है और उसको ओवरकम करना है तो कोई इतना मसला नहीं होना जो उसमें तो सारी ऑन बोर्ड होंगे। ड्रास्टिक चेंजेस होंगी, कुछ 28वीं तरमीम में आएगी या 27वीं में, वो जो नामुकम्मल एजेंडा मुझे नहीं पता, खालिद साहब किसी की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल में अभी तक जो कुछ उनको चाहिए था वो मिल गया। अब एक चीज़ रह गई है, अब वो है मिलिट्री कोर्ट स्विलिंग और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। वो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं हमारी जो मुक़्तदरा है, जिसके अंदर सियासी जो जमातें भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिस तरीके से ये लोग चलाना चाहते हैं उसमें तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह की जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो तरमीम है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतनी कोई बात नहीं है। यही चीज़ होगी जिसको वो जो है हमेशा इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रेस है, किसी तरीके से ये भी हो जाए तो एक ही गो में इमरान खान साहब के साथ जो हमने हुस्न सलूक करना है या PTI को बाद में हैंडल करना है तो ये एक और आ जाएगा। अब तो मौलाना ने साथ दे दिया, मौलाना साथ देंगे, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस है ना कि मौलाना नहीं माने। आपको पता है कल जो इंटरव्यू दिया बिलावल, उन्होंने कहा हमारे पास तो नंबर्स पूरे थे। देखिए मौलाना के बगैर मेरा अपना ख्याल है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखिए 26 आईनी तरमीम में एक चीज़ ज़हन में रखें, अब ये 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है जिसमें अदालत ने बहुत ही अपनी तरफ से बड़ा एक अच्छा काम किया। 8 जजेज़ ने 11 जजेज़ के बेंच में थे, उन्हें एक ऐसा फैसला दिया। मैं तब ही समझता था कि इस फैसले की अमलदारी में जो है मुश्किलात होगी, और अगर 26 आईनी तरमीम बफर से मुआल चश्मे तस्वर में मंजूर ना होती तो इस मुल्क में डेफिनेटली मार्शल था या इमरजेंसी लगती। अच्छा, क्योंकि ये जो चीज़ें थी इसको बहरहाल उन्होंने जब एक हमारे जो लोग हैं जब भी तुल जाते हैं तो फिर रास्ते में रुकावट हटाते हैं। अच्छा हुआ है कि इस पर तो बहस व तमीज़ जारी रहेगी, हम भी कर रहे हैं। क्या इसके स्नैक्स रह गए, क्या इसके अंदर कमी पेशी रह गई, क्या सुख में रह गए, लेकिन ये नहीं हुआ कि जी जो 26 आईवी तरमीम जिसको सबसे पहले PTI ने एंडोर्स किया। देखो जब PTI ने उसके तहत बनने वाली जो कमीशन था, जो पार्लिमानी कमेटी थी जिसमें 4 सेनेट के थे शायद और 8 से नेशनल असम्बली के थे, उनमें जब अपने नाम दे दिए PTI ने नाम दे दिए तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने उस तरमीम की जो वैलिडिटी है या उसकी जो उसको मान लिया, उसको मान लिया, उसको तस्लीम कर लिया। तो उसके बाद जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है उसको क्यों जोड़ रहे हैं लोग? इससे जोड़ रहे हैं फिर बुशरा बीबी की रिहाई को? नहीं, बुशरा बीबी मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की रिहाई जो है एक और प्लाय होगा। बुशरा बीबी की रिहाई को मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरीके से पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीनों में और ख़ुद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ को ट्रैप करके उसके अंदर एक जो कन्फ्यूजन है या इंटरनेसाइन फ्यूड्स है या इंटरनल स्ट्राइप्स हैं या एक जो अफरात और तफरीत का एक माहौल है, एक बाहमी जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है, वहाँ हर बंदा दूसरे बंदे को, जो लीडरों की मैं बात कर रहा हूँ, समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो है प्लांटेड है, उनका सोशल मीडिया कंफ्यूज है, कभी एक बंदे को वो आड़े हाथों लेता है, कभी दूसरे को आड़े हाथों लेता है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि अगर बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए, इमरान खान साहब की हमशीर खान को रिहा कर दिया जाए तो हो सकता है कि मज़ीद इसको तड़का लगे और ये जो इनका जो अंदर का जो अंदरूनी खलकशार है तहरीक इंसाफ की या अंदरूनी इंतशार है तहरीक इंसाफ का, अगर उसको 4 चांद लग जाएँ या मज़ीद इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाए तो और क्या चाहते हैं। या अल्ताफ़ हुसैन का मॉडल जो है जिसमें कि इंतहाई कराची और हैदराबाद का इंतहाई पॉपुलर लीडर और इतनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात जो 2015 में अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बैन लगने से चंद हफ्ते पहले वो कराची और हैदराबाद में नंबर 1 भी थी, नंबर 2 आप इमरान खान को जोड़े अल्ताफ़ हुसैन से, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को जोड़े इमरान खान की सियासत से? नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है आपने बात समझ गलती की। मैंने कहा मॉडल जो था एस्टेब्लिशमेंट के करीब कि देखो आप जो सियासत को भूल जाएं, मैं तो उसे करिस्मेटिक लीडर कह रहा हूँ कि एक पॉपुलर लीडर को वो जो 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दी उन्होंने MQM
और अल्ताफ़ हुसैन को मार्जिनलाइज कर दिया। मैं सियासत का तो जो है ना कंपैरिजन जब करेंगे तो उसके लिए फिर और दलाइल होंगे, वो मौजू फ़र्क है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अल्ताफ़ हुसैन का कामयाब तजर्बा किया डिसमेंटल करने का। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ पे वही मॉडल शायद जो है या वही जो तजर्बा है उसको अप्लाई होने को है तहरीक इंसाफ पर। आपका मतलब है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, लाइक अल्ताफ हुसैन? माइनस तो क्या हो जाएंगे जब मार्जिनलाइज हो जाएंगे या कि उसके अंदर आप देखें ना अल्ताफ हुसैन का नाम जो है, कोई ऐसे इवेंट्स भी होंगे आप कि जिसके अंदर इमरान खान साहब को एक पहले एक उसके जो चाहने वाले हैं वो उसको शायद ओन ना कर सके। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जैसे अगर हमला हुआ था 5-9 मई का, तो एक छोटी क्लास थी जो उस वक़्त वो जो थी तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गई थी। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी लीडर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया है। और असल तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो तो इस वक्त पब्लिक फॉलोइंग है जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो ज़ाहिर है कि आप अगर पब्लिक जो है वो अगर वो मर्जा खलाइक है और अगर पाकिस्तान के अंदर वो खल्क खुदा जो है उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड है, तो फिर एक तो इस खल्क खुदा को आप 2 पार्टी सिस्टम तक महदूद रखना चाहते हैं? जैसे नहीं, ये इशू नहीं है 2 पार्टी से। असल तो देखो ना, एक झगड़ा चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब का, जो 2022 के शुरू के 1-2 महीने शुरू है। अब ये ऊँट जो है ये एक सियासी तौर पे एक बोन ऑफ कंटेंशन है। ये ऊँट की जिक्र पर बैठेगा तो मुझे आप बताएं कि मुल्क की सियासत क्या फ्यूचर। मैं कहूँगा जी पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो ऐसे मामला होते रहे, तैयारा साजिश केस सऊदिया भेज दिया, भले उनकी भी डील हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो आंखों का तारा बन गए। तो ये सारे मामला इधर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान डील नहीं कर रहा है। अब असल में हम चीज़ों को जा रहे हैं। नवाज शरीफ की मिसाल जो है ना, ये किसी पाकिस्तान की एक की मिसाल दूसरे के साथ मिलती भी है और वो किसी और पैराए में मिलती है। इस पैराए में मेरा नहीं ख्याल मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये नवाज शरीफ पदवी पहले जो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, कौन से आंखों के तारा बने। आज तक लोग कहते हैं माफ़ नहीं किया गया उनको, बावजूद है कि नवाज शरीफ ने रेस्क्यू किया उनको, बाजवा को भर्ती के ऊपर रेस्क्यू किया, उसके ऊपर जी आज किसकी पार्टी देखें इक़्तिदार में अगर शौकत अजीज आ गया तो उसके बीबी क्या इक़्तिदार कोई सियासत नहीं होती। शौकत अजीज जो इक़्तिदार में आ गया था, आपको नाम याद है कि पाकिस्तान में 4 साल बंदा वजीर आजम रहा है, उसका नाम शौकत। कौन लेके आया था उसको? ये कोई चीज़ नहीं होती कि अब सियासत अब्दी नहीं। मैं अब हम जो है जुज़वियात में पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है इस तरीके से चीज़ों को आप कभी नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सियासत है, सियासतदान क्या होता है, जिसकी सियासत होती है। मतलब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई बात है कि वो पाकिस्तान में सबसे मजबूत सियासतदान है। ये हाल नवाज शरीफ साहब का था 2007 से लेके 2021 तक, दिसंबर तक। ये जो इमरान खान साहब के बंदे थे, नवाज शरीफ साहब को लंदन जा रहे थे कि हमें टिकट दिया जाए, तो असल ये होती है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत तो ख़त्म हो गई है, ये रेलेवेंट हो गई है। क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो जो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, और आप 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं, वो इमरान खान को कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, फलाना बंदा आ गया, डील हो गई है, डील हो गई है, किधर जा रहा है। आज 26 तरवीम है तो भी ये सियासतदान हमको बस बदनाम किया, जो चाहे स्वाप करे। तो ये तो अपने आप को बदनाम करने के लिए किया। असल हर एक को पता है कि ये स्क्रिप्ट क्या और लिखा गया होगा इसका, और जो को पाकिस्तान का कोई तो है। सीनियर सहाफ़ी तैयार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।